FCRA जो है ऐसा है कि FCRA से NGOs प्रभावित होते हैं ज्यादातर, लोग प्रभावित, पब्लिक का उतना वो नहीं होता है। हम जैसे इस आंदोलन से क्या था कि हर घर प्रभावित होने लगा था। नहीं वो नहीं है। पार्लियामेंट में खूब हंगामा होगा लेकिन उसमें जो इशू सौरभ है ना कि जैसे यूथ का मसला, हर घर की बात, जैसे वो एक सेंसिटिव रहता है। दूसरा केस अगर आप देखें कि वुमेन से रिलेटेड मामला हो, बेहद संवेदनशील, जैसे इससे पहले आपने देखा कि MJ अकबर का जो इस्तीफा हुआ था, मी टू वाला, ऐसा नहीं कि हाँ इनका धर्मेंद्र जी का पहले हुआ, इससे पहले MJ अकबर जी का भी हुआ था। वही दबाव में हुआ। कौन सा मामला, कब का चीज, इतने सालों बाद वो एक बस 2500 साल पुराना, हाँ 2500 साल बाद अचानक कह दिया गया, उसके आधार पर ये हुआ। उसमें तो सुषमा स्वराज जो मंत्री थी उन्होंने असंतोष व्यक्त कर दिया था। तो आप सोचिए कि जब इस तरह तीसरी चीज हो जाती है किसान वाली, तो किसान वाली जैसे मध्य प्रदेश वाले जो आप देख रहे हैं, वो मूंग दाल खरीद का मसला है कि मूंग दाल की खरीद नहीं हो रही है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जा रही, इसलिए वो इस काम को कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, इन्होंने कुछ चिट्ठी उट्ठी भी वहाँ पे लिखी थी। तो वो हैरानी थोड़ी सी ये ज़रूर है कि दोनों जगह सेम इंजन, डबल इंजन की सरकार, और फिर ये कैसे हो रहा है। लेकिन सौरभ, दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उस पर बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन भी दिया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सरकार को ये अंदेशा है, और ग्राउंड पे वो हलचल हो भी रही है कि अलग अलग किसानों के समूह बना के, जिसमें लेफ्ट यूनियन के लोग हैं और कुछ किसान जो प्रतिनिधि, उसमें जैसे हरियाणा का एक वीडियो भी आया था, रोहतक या कहीं का था, वो 50-60 लोग हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आपने पंजाब में ऑलरेडी एक देखा ही कि कैसे वो लोग मार्च कर रहे थे, तो वो एक चिंता रहेगी कि कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आज भी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें ये बताया गया कि UPA के समय में जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था, वो उन छोटे छोटे देशों के साथ किया गया था जिनकी GDP $10 ट्रिलियन के आसपास होगी। हमने जो किया है वो $60 ट्रिलियन के आसपास। किसानों वाला मोर्चा दिख रहा है फ्यूचर में अभी से सरकार। हाँ, वो आएगा। ये मुझे बताइए, अगर मान लीजिए सरकार वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अभी लेकर के आ जाती है, सर एक शेयर हो जाए। सर बिल्कुल हो जाए, इनके कमेंट लेके आ जाओ। अच्छा, आज आप क्लोजिंग में कर देंगे, मैं और आप दोनों। चलिए ठीक। मान लीजिए सरकार अगले हफ्ते जो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाती है। सरकार तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहती है ना, ऑपोजिशन उसको डिलिमिटेशन बिल कहता है। तो अगर सरकार वो बिल पास करा ले, मान लें, मैं कह रहा हूं ना भी पास हो, सरकार उसको लाए दोबारा, तो क्या उससे नैरेटिव शिफ्ट होगा? पॉजिटिव नैरेटिव बनेगा क्या कि महिलाओं के लिए देखिए इतना बड़ा काम सरकार कर रही है? बन सकता है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल अलोन, क्योंकि ये ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। अब नए वुमेन रिजर्वेशन बिल में क्या फर्क है? उतना बज नहीं होगा फिर। मेरे कहने का मतलब है कि पहले 543 पे अगर उस वक्त मिलता है तो 543 पे मिला होता। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई एक्सटेंडेड पार्लियामेंट जो है, क्योंकि डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, तो 888 के ऊपर 1/3 मिलेगा, करेक्ट? बस डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से कोई खास ऐसा बज क्रिएट अभी के एनवायरनमेंट में जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी इश्यूज हैं, हो सकता है ना क्रिएट हो। चुनाव जब होगा, क्योंकि चुनाव में तो अभी तब उसका 2 साल है, फायदा मिल सकता, तब उसका, क्योंकि उस तरह का कैंपेन बीजेपी रेस करेगी कि भाई लगभग 250 एमपीज जो हैं, महिला एमपीज अगर पार्लियामेंट में जाएंगी तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से जाएंगी। उस टाइम पे चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है, लेकिन अभी का जो एक पॉलिटिकल माहौल है उसको शायद वो उतना न्यूट्रलाइज ना कर सके। पूरे प्रकरण का सरकार की इमेज पर और बिल्कुल टॉप लीडरशिप पर कोई डेंट पड़ा है? देखिए, जैसे हमने पहले भी एक बार बात करी है कि भाई इस सरकार का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, या जो ये पार्टी जीत रही है इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है 9%, 10% वोट जो नरेंद्र मोदी अपने बलबूते लेकर के आते हैं। और वो कौन सा वोटर है? वो एस्पिरेशनल वोटर है, मिडिल क्लास वोटर है, युवा वोटर है, बिजनेस इंडस्ट्री वोटर है, अर्बन वोटर है, सेमी अर्बन वोटर है।